মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি जब तक ममता बनर्जी कुर्सी में रहेगी ये चलेगी। ये सॉल्यूशन है, नो वोट टू ममता। नमस्कार, रितम का खास प्रोग्राम बड़ी बात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। पंचायत चुनाव में ईवीएम पर उंगली दबने से पहले बमबाजी से बंगाल धुआं धुआं हो गया। हमारे देश में मतदान को लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात अलग है। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं तो वहां लोकतंत्र का उत्सव नहीं दिखता, बल्कि लोकतंत्र ही खतरे में आ जाता है, क्योंकि यहाँ चुनाव लोकतंत्र का उत्सव नहीं बल्कि दंगा, फसाद, हत्या और बमबाजी का महोत्सव बन चुका है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की सरकार और ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी अक्सर लोकतंत्र को खतरे में बताती हैं और विपक्ष से लोकतंत्र बचाने के नाम पर एकजुट होने की अपील करती हैं, लेकिन उनके ही राज्य में मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि यहाँ लोकतंत्र उपद्रवियों और दंगाइयों ने हाईजैक कर लिया है। কিন্তু এবারে ভোটটা জনগণের আদর্শ পঞ্চায়েত বানাবার জন্য ভোট দিতে হবে। সিপিএম আর আইএসএফ জোটবদ্ধ, চালাকি করলি একদম দড়িতে বেঁধে ফেলবো। হ্যাঁ, ভোট দিচ্ছ, তারপরেও এই অবস্থা, সব লুটে পুটে খেয়ে নিচ্ছ। অতএব চিন্তা ভাবনা সেইভাবে রেখো। पश्चिम बंगाल में खूनी खेल वाली सियासत चरम पर है। 18 जून की तारीख को बीजेपी प्रत्याशी के देवर की हत्या कर दी गई, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी आपको और तब होगी जब ममता सरकार के मंत्री उदयन गुहा का बयान सुनेंगे। খুনের পেছনে তো একটা উদ্দেশ্য থাকে, হয় ক্ষোভ থাকে, নয় লাভের ব্যাপার থাকে। শম্ভু দাসকে খুন করে তৃণমূলের কি লাভ? যদি খুন করতে হয় তাহলে তো ওর বৌদিকে খুন করা উচিত বা তার স্বামীকে খুন করা উচিত। তা না করে যখন ও দেওরকে খুন করছে তাহলে বুঝতে হবে যে এর সাথে তৃণমূলের লাভের কোনো ব্যাপার নেই। পরিষ্কারভাবে বলি, শম্ভু দাস কোনো রাজনৈতিক। जैसा कि आपने सुना, उदयन जी कह रहे हैं कि टीएमसी को उसके देवर की हत्या करने से कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को मारना हो तो उसकी भाभी या उसका पति है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि सही मायनों में इनकी हत्या की जानी चाहिए थी। बहरहाल सत्ता में आते ही ममता ने भले ही परिवर्तन यानी बदलाव का नारा दिया हो, लेकिन असलियत में परिवर्तन कहीं देखने को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में जिस दिन से पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से अब तक कम से कम 15 लोगों की हत्या हो चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि ममता की पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। The condition is such in a panchayat election with so much of violence, unrest, bloodshed. It's a shame for the state. তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে বলে আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি যাকে তাকে সবাইকে টিকিট দেবে তা নয়। ये गणतंत्र का हत्या है। ममता बनर्जी तानाशाही कर रही है और ये लेडी किम है, इसका खिलाफ ये मुहिम चलेगा। ये गणतंत्र रक्षा के लिए ये गांव की सरकार है पंचायत, ये लूटने नहीं दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन को ये हक हासिल है कि वो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जब सीपीएम थे तब सिर्फ सीपीएम था और सिर्फ सीपीएम
सीपीएम से हिंसा हो रही थी, लेकिन जब ममता जी आ गए तब 2 सीपीएम हो गए स्टेट में। तो एक सीपीएम से अगर 2 सीपीएम हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सब बढ़ेगा ना, इसीलिए बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर हिंसा बढ़ी है। ममता जी आने से घटा नहीं, बढ़ा है, क्योंकि मैंने बोली आपको दूसरी सीपीएम बन गई है। एक के बाद एक होती घटना यह साबित करने के लिए काफी है कि पश्चिम बंगाल में कितना खतरनाक खेल चल रहा है। आप जरा ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे सीपीएम के ये 2 गुट यानी सीपीएम और सीपीएम से ही दूसरी बनी सीपीएम यानी टीएमसी कैसे आपस में ही एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। 9 जून की वो तारीख जब नामांकन की घोषणा हुई, उसी दिन मुर्शिदाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। 10 जून को मुर्शिदाबाद में टीएमसी दफ्तर पर हमला हुआ। 11 जून उत्तरी 24 परगना में सीपीएम दफ्तर पर हमला हुआ। 12 जून बांकुरा में सीपीएम दफ्तर पर हमला हुआ। 13 जून दक्षिण 24 परगना में बमबाजी और तोड़फोड़ देखने को मिली। 14 जून दक्षिण 24 परगना में टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, ये सिलसिला चुनाव होने तक यूं ही चलता रहा। 15 जून को भांगड़ में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 16 जून नवग्राम में टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष की पीट कर हत्या कर दी गई। 17 जून मालदा में टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई। 18 जून को दिनहाटा में भाजपा प्रत्याशी के साले का शव बरामद हुआ। 22 जून पुरुलिया और आद्रा में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 27 जून दिनहाटा में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 29 जून को सबांग में बीजेपी नेता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। 1 जुलाई को बसंती में टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 3 जुलाई को पुरुलिया में बीजेपी के बंकिम हांसदा की हत्या कर दी गई और 5 जुलाई को भी ये खूनी खेल थमा नहीं और नाबालिग टीएमसी कार्यकर्ता की बम हमले में मौत हो गई। माना कि चुनाव के समय हिंसा दूसरे राज्यों में भी होती है, लेकिन अनिवार्य रूप से नहीं। लेकिन पश्चिम बंगाल अलग है। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा से लेकर लोकसभा, सूबे में चुनाव के आसपास हिंसा की घटनाएं खूब होती हैं, जैसे ये चुनावी प्रक्रिया का कोई जरूरी हिस्सा हो। पिछले कुछ चुनावों में भी वोटिंग से पहले और नतीजों के बाद खून खराबे के साथ साथ रेप तक की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। लोकतंत्र को गणतंत्र में बदलने के कई उदाहरण हम पिछले पंचायत चुनावों में मौतों के आंकड़े से समझ सकते हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 2003 में 70 लोग मारे गए थे। इसकी वजह यह थी कि उस दौरान विपक्ष मजबूत था। इस बार भी विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच कड़ा मुकाबला है, इसलिए संभावित मौत का आंकड़ा लोगों को सता रहा है। इस बार पंचायत चुनाव में करीब 76,000 सीटों पर चुनाव होना है और 20,585 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने ही नहीं दिया गया। हालांकि 2018 में तो करीब 34% सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार बगैर किसी मुकाबले के चुनाव जीत गए थे। इस बार भाजपा के 57,000, वाम मोर्चा के 49,000 और कांग्रेस के 18,000 उम्मीदवार चुनावी मैदान में मौजूद हैं। इस कड़े मुकाबले के कारण ही आम लोगों में खौफ है। हमने बंगाल की धरती पर अपनी पकड़ रखने वाली राजनीतिक विशेषज्ञ देवजानी भट्टाचार्य जी से बात की। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। इस बार फिर से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों को लेकर हिंसा देखने को मिली। इसमें ममता सरकार किस हद तक जिम्मेदार है? मैं तो ये बताऊंगी कि ममता सरकार, स्टेट में ममता जी तो है लेकिन सरकार नहीं है, क्योंकि जो भी हिंसा हो रही है सरकार उसको काबू करने का कोई कोशिश भी नहीं कर रही है। ऐसे सरकार की तरफ से कोशिश नहीं है, प्रयास नहीं है, इसीलिए हिंसा हो रही है।
अभी तक तो 17 लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारा रक्तपात भी हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से इच्छा नहीं है कंट्रोल करने की। मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि इच्छा नहीं है। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले स्टेट के डीजीपी जो हैं वो कह रहे हैं कि हिंसा पहले और भी ज्यादा होता था। इस साल कुछ छोटे घटना कहीं पे हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन मीडिया बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मीडिया ज्यादा बोल रहे हैं, उतना नहीं हुआ। तो ये राज्य की डीजीपी का स्टैंड पॉइंट है। ये टीएमसी का भी यही स्टैंड पॉइंट है। टीएमसी भी यही बोलते हैं कि पहले सीपीएम जब था तब तो और भी बहुत ज्यादा होता था, बहुत लोग मारे जाते थे, अभी तो इतना नहीं होता है। टीएमसी भी ये कहता है और सरकार भी ये ही कहता है। डीजीपी अगर कहेंगे तो वो तो सरकार की बात हो गई, सरकार यही कहते हैं। और सरकार से जो रिपोर्ट जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, उसमें मृतकों की संख्या कम करके दिखाया जाता है। जितने लोग मारे गए उससे आधा दिखाया जाता है। तो ये सब हमें यही दिखलाते हैं कि सरकार नहीं है, ममता जी है लेकिन सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है, तो इसीलिए ये सब हो रहा है। तो अगर जिम्मेदारी की बात करेंगे तो पूरी जिम्मेदारी ही सरकार की है, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, हिंसा को रोकना ही नहीं चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी सरकार की। इसी से मेरा दूसरा सवाल यही है कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए ममता बनर्जी इस हिंसा को नहीं रोकना चाहती हैं, या फिर राज्य में वाकई में हिंसक तत्व जो हैं वो कानून व्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं? दोनों ही, आपका सवाल का 2 पार्ट है, दोनों का उत्तर ही हाँ में होगा मेरी। क्योंकि देखिए, ममता जी सत्ता में आए हैं भी हिंसा के माध्यम से। बंगाल में हिंसा चल रहा है बहुत सालों से, और जब सीपीएम का राज चलता था 1977 से, तब से हिंसा तो जारी है, मतलब पूरी तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरह चला। और ममता जी उनका विरोध करना शुरू किया, वो भी हिंसा के माध्यम से। हिंसा, जवाबी हिंसा, उसके जवाब में और भी ज्यादा हिंसा, फिर जवाबी हिंसा। तो ऐसे हिंसा के माध्यम से ममता जी सत्ता में आए हैं, तो अभी कैसे हिंसा को रोकेंगे? ये भी देखा गया है मैम कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कई बार हिंसा को लेकर ममता सरकार पर सवाल उठाया है, लेकिन उसके बाद भी ये गतिविधियां रुकने का नाम नहीं लेती। तो इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो ये हाईकोर्ट से बहुत ही तिरस्कार मिल रहा है, ये स्टेट को, मतलब राज्य सरकार को, प्रशासन से को बहुत तिरस्कार मिल रही है। लेकिन आप देखो, दूसरे स्टेट में हम देखते हैं कि झारखंड या तो बिहार या उत्तर प्रदेश, इवन केरला, आधिकारिक, प्रशासनिक आधिकारिक लोग जो है वो लोग अरेस्ट हो जाते हैं, वो लोग सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी अधिकारिकों का सस्पेंशन भी नहीं होता है, कोई अधिकारिक को अरेस्ट नहीं किया जाता है। जहां सारे जो भी हो रहा है, हिंसा हो रहा है, और मतलब यहाँ के लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, कोई बीडीओ के हेल्प के साथ, मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसका वो ऑफिसर हेल्प कर रहे हैं, इसलिए कर पा रहे हैं। तो सारे जो भी हो रहे हैं, प्रशासन के जो आधिकारिक लोग हैं, उन लोगों का पूरी तरह से एक सहारा दिया हुआ है। तो अगर किसी को जिम्मेदार ठहराना है तो प्रशासन को जिम्मेदार बनाना है। हाईकोर्ट इनको तिरस्कार तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। मैम, ये भी देखा गया है कि हिंसा में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा क्यों है और कौन लोग हैं जो इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं?
देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो बंगाल तो एक ऐसा लौता स्टेट है पूरे भारत का जिसका एक 2200 किलोमीटर का लॉन्ग बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। सिर्फ बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल का बॉर्डर 2200 किलोमीटर है। और ये जो बॉर्डर है ये बहुत अंश में, बहुत जगह पे पूरा खुला है। तो घुसपैठ तो होता रहता है। मतलब वो जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तब से घुसपैठ चल रहा है और बांग्लादेश से लोग आते ही रहते हैं। और सीपीएम के समय में भी सीपीएम ने इन लोगों को आने के बाद रेशन कार्ड बना के इन लोगों को एस्टेब्लिश किया है। और अभी ये जो सरकार है टीएमसी, वो भी एक ही काम कर रहे हैं। लेकिन ये काम तो यूनियन गवर्नमेंट का है। हम बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ, लेकिन हम करते कुछ नहीं है उनके लिए। और ये करने का जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है, क्योंकि ये स्टेट जो है, स्टेट में आप अगर देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद से 1967 के बाद 72 to 77 इट वाज कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट। लेकिन उसको छोड़ के पूरा लेफ्ट गवर्नमेंट ही चल के आ रहे हैं और टीएमसी भी उसी का फुटप्रिंट लिया है। तो ये जो लेफ्ट लोग हैं वो तो बॉर्डर में विश्वास ही नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि दो देशों के बीच भी कोई बॉर्डर नहीं रहनी चाहिए। तो वो लोग जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। अगर बांग्लादेशी भी आ जाते हैं तो अपना लेते हैं, उसके बाद क्राइम बढ़ जाते हैं, लेकिन उसका कोई ख्याल इन लोगों ने नहीं करते हैं। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट को कुछ तो करना होगा घुसपैठ रोकने के लिए। और सिर्फ बॉर्डर को जोरदार करने से नहीं चलेगा। हमारे यहाँ पर कौन नागरिक है कौन नहीं, इसका एक हिसाब होनी चाहिए और ये जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट का है। मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो हो रही है ये स्टेट की वजह से नहीं हो रही है। जैसे मैम आपने बोला, आपने कहा जैसे कि लेफ्ट जो है वो नहीं मानता है दो देशों के बीच में कोई भी पर्दा, वो नहीं मानता है। लेकिन यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने 2005 में, आपको अगर याद हो तो 2005 में इन्होंने संसद में जोरदार हंगामा किया था जब यूपीए की सरकार थी और ये एनडीए में थी। इन्होंने हंगामा किया था बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ। और फिर यही ममता बनर्जी जब सत्ता में आई तो इनके सुर बदल गए और फिर ये उनके सपोर्ट में आ गई। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये ही तो डेंजर है। मैं ये ही बोल रही थी कि ममता जी आए हैं सत्ता में तो सीपीएम के हिसाब से, सीपीएम की पद्धति लिया है, उन्होंने भी वही पद्धति लिया है। आप सोचिए, ममता जी तो हंगामा ही किया था। उतना हंगामा, मतलब वो लेफ्ट की पद्धति थी, वो लेफ्ट की विरोध कर रहे थे लेकिन लेफ्ट की ही पद्धति लिए थे। ममता जी भी मतलब सीपीएम के एक बाई प्रोडक्ट है, आप ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, कहने का मतलब यही है कि पार्टी बदली लेकिन चेहरे वही सीपीएम से बिल्कुल और टीएमसी में आ गए। मैम, कई जानकारों का ये मानना है कि 1998 के बाद से जब टीएमसी का गठन हुआ उसके बाद से जो वर्चस्व की लड़ाई है वो चरम पर आ गई और उसने हिंसा को और बढ़ाने का काम किया। आपका इस पर क्या कहना है? होगा ना मैडम, आप सोचिए, सीपीएम था, एक सीपीएम था, लेकिन जब ममता जी आ गई तो 2 सीपीएम हो गई। लेफ्ट लोग, वो लोग बहुत हिंसा की राजनीति करते ही हैं। अब जहां पे भी लेफ्ट लोग हैं, केरला में भी ये हिंसा है, हिंसा की आबोह है, पूरा परिवेश ऐसा है कि हिंसा, पर्यावरण में हिंसा है। बंगाल में तो है ही, केरला से बंगाल की हालत, वो बॉर्डर की वजह से और भी वर्स है बंगाल की हालत। लेकिन लेफ्ट राजनीति जहां पर होगी वहां पर हिंसा होगी। जब सीपीएम थे तब सिर्फ सीपीएम था और सिर्फ सीपीएम से हिंसा हो रही थी। लेकिन जब ममता जी आ गए तब 2 सीपीएम हो गए स्टेट में। तो
तो एक सीपीएम से अगर 2 सीपीएम हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा हिंसा ये सब बढ़ेगा ना, इसीलिए बढ़ा है, इसीलिए यहाँ पर हिंसा बढ़ी है। ममता जी आने से घटा नहीं, बढ़ा है, क्योंकि मैंने बोली आपको दूसरी सीपीएम बन गई है, जो थी और जो अभी है दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है दोनों में। जैसे सोचती थी और अभी ऐसे नहीं सोचते हैं, उनका सोच बदल गया है कि बात करने के तरीके से पता चलता है, सोच बदल गया, ममता जी बदल गई, ये मुझे लगता है। वो सीपीएम बन गई, मतलब अभी हमारे स्टेट में 2 सीपीएम है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2010 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई, कुल 161। इसके बाद बिहार 156 हत्याओं के साथ दूसरे नंबर पर था। ममता ने बंगाल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक समय था जब बंगाल प्रसिद्ध था, विवेकानंद, विद्यासागर, राम मोहन राय, आशुतोष, खुदीराम, रविन्द्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण जैसे महामानवों के लिए जाना जाता था। और अब यह बेरोजगारी, गरीबी, राज्य सरकार में पार्टी आरक्षण के लिए जाना जाता है। नौकरियां, पेंशन भोगियों का दुख, महिलाओं की कम सुरक्षा, छेड़छाड़, बलात्कार और न जाने क्या क्या। बंगाल में टीएमसी सरकार से पहले ममता सीपीएम सरकार पर असहिष्णुता की बात करती थी, लेकिन ममता के राज में सबसे ज्यादा असहिष्णुता देखने को मिल रही है। 2005 में इन्हीं ममता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संसद में जोरदार हमला किया था। सत्ता में आने के बाद उन्हीं ममता के सुर बदले बदले दिखे। जब देश में यूपीए की सरकार थी और ममता बनर्जी तब एनडीए का हिस्सा थी, तब ममता बनर्जी को लगता था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ा मुद्दा है, लेकिन बाद में वही ममता बनर्जी घुसपैठ पर गृह युद्ध छेड़ने की बात करती है। देखिए ये वीडियो। जब इस स्वरूप इलाज Always with the people, I am for the people and I am by the people. That's why my first prerogative to be with the people, whatever it may be. I am Christian, that's why I'll be isolated. I am Muslim, that's why I'll be isolated. I am tribal, that's why I'll be isolated. I am Dalit, that's why I'll be isolated. If it goes like this, goes on like this, don't you think it will create a civil war? Don't you think it will create a blood war? The civil unrest already started. All the districts in Assam, 144 is been imposed. माँ माटी मानुष के स्लोगन के साथ सत्ता में आने वाली ममता सरकार ने इन तीनों ही शब्दों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। सियासी लड़ाई के नाम पर यहाँ के मानुष का खून बह रहा है। माँ का आंचल आंसुओं से तरबतर है और खून खराबे को झेलते झेलते बंगाल की माटी लाल हो रही है। हिंसा को लेकर अदालतों द्वारा टीएमसी सरकार पर सवाल खड़े करने के बाद भी यहाँ हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता सरकार पर हिंसक तत्व हावी हो चुके हैं या फिर इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने की सरकार की मंशा ही नहीं है। ऐसे में बंगाल की जनता को सोचना होगा कि इस हिंसा को रोकना है तो अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें और सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने वाले राजनीतिक दलों को सबक सिखाएं। तो ये था बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। মনে রাখবেন, তারা গতকাল পর্যন্ত আমাদের কাছে টিকিট চেয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট নয় বলে পার্টি जब तक ममता
बनर्जी कुर्सी में रहेगी, ये चलेगी। ये सॉल्यूशन है, नो वोट टू ममता। जो